हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलएसटी। एलएसटी मीन्स लेट्स स्टार्ट टुगेदर। आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने BHDLA 137 का जो फर्स्ट यूनिट है उसको कंप्लीट किया था, जिसका नाम था संप्रेक्षण के मूल तत्व। तो आज हम इकाई 2 लेके आए हैं, जिसका नाम है उच्चारित और लिखित भाषा संप्रेक्षण के तत्व। तो मैंने आपको उच्चारित और लिखित भाषा के बारे में उस दिन भी थोड़ा बताया था, संप्रेक्षण के बारे में। तो आज हम भाषा के उस दिन हमने जो पढ़ा था वो संप्रेक्षण के बारे में पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे भाषा के बारे में। तो इकाई की रूपरेखा देख लेते हैं एक बार क्या क्या है। तो सबसे पहले इसमें हमें देखने को मिलेगा उद्देश्य, हर बार की तरह। फिर हमें देखने को मिलता है इसमें प्रस्तावना, फिर उच्चारित भाषा की प्रकृति, फिर उच्चारित भाषा की लिखित भाषा की प्रकृति, उच्चारित और लिखित भाषा के भेद, उच्चारित और लिखित भाषा की विशेषताएं, उच्चारित भाषा के प्रकार्य, लिखित भाषा के प्रकार्य, बोलचाल की भाषा का लिप्यांकन, लिखित भाषा पर उच्चारित भाषा का प्रभाव। ये सब क्या है, इसकी रूपरेखा के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इस चैप्टर के अंदर हमें ये चीज़ें पढ़नी है। फिर हमारा सारांश, शब्दावली, है ना, ये सब जो है इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है हमारे लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं उद्देश्य से। इस इकाई में आप इस इकाई में आप भाषा के उच्चारित यानी कि बोलचाल तथा लिखित यानी कि जो हम लिख के पढ़ते हैं उसके बारे में का अध्ययन करेंगे। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप बोलचाल की भाषा और लिखित भाषा के भेद को समझ सकेंगे, दोनों में अंतर कर सकेंगे, दोनों के अद्भुत तत्वों को जान सकेंगे, दोनों की प्रकृति के जो आधारभूत तत्व हैं उनको जान सकेंगे। बोलचाल की भाषा के लिए लिप्यांकन की विधि का विश्लेषण कर सकेंगे, मतलब जो भी चीज़ें हैं इनको कर सकेंगे, उद्देश्य के अंदर आप पढ़ सकते हैं इसको। ये दिया हुआ है, दी हुई चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। आते हैं प्रस्तावना पर सबसे पहले। तो इसमें है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक बनने के लिए उसके पास एक मतलब भाषा का माध्यम है। मनुष्य का समाजीकरण भाषा द्वारा ही संभव हो सकता है। यानी कि इसकी जो प्रस्तावना है संप्रेक्षण की, वो कहना चाहती है कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, जो कि समाज में सभी लोगों से किसी न किसी रूप में जुड़ा रहता है, और मनुष्य को सामाजिक बनाने के लिए एक माध्यम है जिसका नाम है भाषा। भाषा जो है वही मनुष्य को सामाजिक व्यक्ति बनने में सक्षम बनाती है। यानी कि भाषा है जब भी मनुष्य जो है समाजीकरण कर सकता है। ठीक है। अगला है, अपने परिवार, परिवेश और फिर व्यापक समाज में भाषा का प्रयोग करते हुए मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। ठीक है। इस आदान प्रदान को ही हम संप्रेक्षण कहते हैं। यानी कि मनुष्य अपने परिवार, परिवेश, है ना, व्यापार, या फिर जितना भी उसका व्यापक समाज है, यानी कि आसपास जो भी लोग हैं, चाहे वो कूड़े वाला हो, दूध वाला, चाय वाला, बिस्कुट वाला, जो भी हैं, पूरा व्यापक समाज, पूरा ब्रॉड सोसाइटी जो है हमारी पूरी, जिससे भी मनुष्य ब्रॉड सोसाइटी में जब आदान प्रदान करता है तो वो संप्रेक्षण कहलाता है। चलो, भाषा लोगों को एक दूसरे के नज़दीक ले आती है। सहमति, असहमति, विरोध, घृणा, प्रेम आदि को हम भाषा के द्वारा ही व्यक्त या संप्रेक्षित कर सकते हैं। अगर हमें कुछ चीज़ बेकार लगती है तो हम उसको बोल कर तो संप्रेक्षित करेंगे कि हाँ बेकार लग रही है। अब हमारे पास भाषा ही नहीं होगी तो हमें क्या पता हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। और भाषा का ज्ञान है जब भी हम किसी चीज़ को गलत बता सकते हैं। किसी ने गलत बोला या मैं गलत पढ़ रहा हूँ अगर मैं, तो अगर आपको खुद पढ़ना आता है तो आप समझ जाओगे मैं गलत बोल रहा हूँ। अगर आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा, खुद ही पढ़ना नहीं आएगा, तो आप कैसे कर सकते हो, बोल सकते हो मुझे। भैया, हम सभी जानते हैं कि विचारों के आदान प्रदान की दृष्टि से भाषा के विचार विनिमय की दृष्टि, विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान की दृष्टि से, और संप्रेक्षण की दृष्टि से भाषा के उच्चारित और लिखित दोनों ही रूपों का योगदान होता है। यानी कि हम जानते हैं कि संप्रेक्षण के लिए, यानी कि भाषा में जो विचारों का आदान प्रदान होता है उसके लिए उच्चारित और लिखित दोनों ही भाषाएं क्या हैं, दोनों का योगदान होता है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इन दोनों के रूप संरचना में पर्याप्त अंतर होता है। दोनों का प्रयोग क्षेत्र भी भिन्न है, यानी कि दोनों के जो प्रयोग क्षेत्र हैं वो भी भिन्न है। इन दोनों मानव समाज की संप्रेक्षण संबंधी अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति करिए है। जो दोनों क्षेत्र हैं ये भिन्न भिन्न प्रकार की जो होती हैं आवश्यकताएं होती हैं उनको पूर्ति करते हैं। इस दृष्टि से इन दोनों भागों रूपों में पाए जाने वाले अंतरों की चर्चा इस प्रकार की जाएगी। ठीक है। उच्चारित और लिखित भाषा पर तुलनात्मक दृष्टि से यदि यदि विचार करें तो इन दोनों में अंतरों को समझा जा सकता है। जैसे कि उच्चारित रूप से ही लिखित रूप का विकास होता है, बहुत कॉमन सी बात है, जब हम कुछ बोलते हैं उसी को लिखते हैं। अगर उच्चारित भाषा नहीं होती तो मेरे ख्याल से लिखित भाषा कभी कोई अस्तित्व ही नहीं होता।
इसलिए ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं सदैव। इन प्रभावों पर भी हम हिंदी भाषा के संदर्भ में इस इकाई में विचार करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है उच्चारित भाषा की प्रकृति। मानव समुदाय के सदस्यों को एक दूसरे के निकट लाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। हम अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचाने के लिए, है ना, भाषा का ही प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमें कि अपनी बात किसी को पहुंचानी है तो हम भाषा का ही प्रयोग करेंगे, चाहे हम लिखित रूप में करें चाहे हम मौखिक रूप में करें। यह काम हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, एक तो बोलकर और दूसरा लिखकर। सेम चीज़ मैंने बोली थी अभी। आपको अपनी बातें हम उच्चारित माध्यम से पहुंचाते हैं। उच्चारित रूप के माध्यम से संप्रेषण के लिए यह ज़रूरी है कि सुनने वाला यानी कि श्रोता जो है हमारे सामने हो। समाज में यह सच्चाई है कि उच्चारित भाषा का अस्तित्व समाज के लिए अनिवार्य है। ज़ाहिर सी बात है। यह तो आप जानते हैं कि मानव शिशु जन्म लेने के कुछ ही घंटों बाद अपनी मातृभाषा को बोलना शुरू कर देता है। भाषा के उच्चारित रूप को वह अपने परिवार, परिवेश और समाज में अर्जित करता है। देखो सुनो, तो छोटा बच्चा होता है वो अपनी जो मातृभाषा होती है उसमें बोलना शुरू कर देता है 8 या 9 महीने के अंदर ही, है ना। क्यों? क्योंकि वो अपने आप, अपने परिवार, अपने परिवेश, अपने समाज में सीखता है, उन चीज़ों को अर्जित करता है। उच्चारित रूप का यह अर्जन मानव शिशु अनुकरण के द्वारा करता है और यह प्रयास करता है कि जिस तरह उसके संपर्क में आने वाले लोग बोलते हैं उसी तरह वह भी बोल सके। यह भी कह सकते हैं कि मनुष्य उच्चारित भाषा अपने परिवेश से स्वतः ही सीख लेता है। उच्चारित भाषा रूप को सीखने की यह प्रक्रिया अनायास यानी कि कहलाती होती है, ठीक है। इसलिए यह भी कहा जाता है कि मानव शिशु को प्रारंभिक वर्षों में किसी भी भाषा परिवेश में रखा जाए वह उसकी बोलचाल का रूप सीख लेता है। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि उच्चारित भाषा जो होती है इसके लिए हमें कोई स्पेसिफिक ट्यूशन लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, या फिर कोई भी क्लास लेने की, या फिर कोई पाठ्यक्रम पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। हम अपने परिवेश से सीख सकते हैं स्वतः ही, अपने आप ही। और इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? अनायास बोला जाता है। उच्चारित भाषा की एक प्रकृति और है कि उसके विविध रूप भाषा समाज में प्रचलित होते हैं। यदि आप ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि हिंदी भाषा के उच्चारण रूप में ही कितनी विविधताएं हैं। अच्छा, हिंदी भाषा जो है के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से बोली जाती है, इसके बारे में बात कर रहा है ये। तो इसमें क्या है, बोलियों का योगदान होता है। मतलब हिंदी भाषा में जो भिन्नता है उसमें जो बोलियां हैं वो अपने आप को शक्तिशाली दिखाती हैं। हिंदी की बोलियों में आज हम ब्रज, अवधी, मैथिली, है ना, आदि नामक ले सकते हैं। क्या है? बोलियों के नाम है। इन बोलियों को बोलने वालों को हिंदी का उच्चारण रूप एक दूसरे से भिन्न, ठीक है। ये जो अलग अलग बोलियां हैं ये सारी हिंदी भाषा की बोलियां, लेकिन इनके बोलने वाले लोग जो है इनकी बोली में उच्चारण में भिन्नता दिखाई देती है। उच्चारित भाषा को परंपरागत रूप में एक और नाम भी दिया गया है जिसको बोलते हैं हम वाक। वाक से तात्पर्य है कहना। अपनी बात कहने के लिए मनुष्य के पास उच्चारित भाषा होती है। इसलिए अनेक विद्वान यह भी मानते हैं कि मनुष्य का जन्म ही बोलने के लिए हुआ है। इस मान्यता को इस तथ्य से भी बल मिलता है कि हम किसी ऐसे समाज के अस्तित्व की कल्पना इस धरती पर नहीं कर सकते जिसमें वाक ना हो। हम बिना बोले किसी भी समाज में नहीं रह सकते, चाहे कैसा भी समाज हो, कितना भी हाईटेक क्यों ना हो, हमें बोलने की आवश्यकता जरूर पड़ती है। हमें कुछ ना कुछ कहना ही पड़ता है। अब आते हैं लिखित भाषा की प्रकृति के ऊपर। उच्चारित भाषा की प्रकृति पर विचार करते हुए हमने देखा कि लिखित भाषा की तुलना में उच्चारित भाषा को अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि इस भाषा का प्रयोग करने वाला अपने परिवेश में स्वतः ही सीख लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने जो है लिखित भाषा का महत्व कम हो जाता है, मतलब कि जो उच्चारित भाषा है, मौखिक भाषा है, उसको महत्व अधिक मिलता है। कोई शिशु जो है, छोटा बच्चा स्वतः ही सीख लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लिखित भाषा का महत्व कम होता है। लिखित भाषा सृजनात्मक साहित्य का माध्यम होती है। इसका प्रत्येक भाषाई समाज में अपना विशिष्ट स्थान होता है। हम यह भी कह सकते हैं कि मानव जीवन में भाषा के लेखन का आविष्कार सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। हम सभी के लिए जो साहित्यिक संस्कृति के बीच पले बड़े हैं, एक ऐसे संसार की कल्पना कर पाना भी कठिन होगा जहाँ लेखन का अभाव हो। आप खुद ही सोचिए, यदि हमारे आसपास कोई किताब ना हो, कोई न्यूज़पेपर ना हो, कोई होर्डिंग ना हो,
कोई स्पीडोमीटर में जो नंबर लिखे होते हैं वो कुछ भी ना हो तो हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। तो हम जो है ऐसे समाज की कल्पना नहीं कर सकते जहाँ पर लेखन का अभाव है, यानी कि लेखन ना हो। ठीक है। भारतीय समाज में लिखित भाषा की इस उपलब्धि को मिथिक और पौराणिक संदर्भों में जोड़कर रखा गया है। जैसे कि हम गणेश को लिखित भाषा का आविष्कारक मानते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर लेखनी की तरह इस्तेमाल किया था, यानी कि दांत तोड़कर उसको पेन या पेंसिल की तरह इस्तेमाल किया था। किसने? गणेश जी ने। यह भी माना जाता है कि वेद व्यास ने मौखिक रूप से महाभारत का उच्चारण किया और गणेश ने उसे लेखनीबद्ध किया। भारतीय सभ्यता में लेखन को दैवी शक्तियों से जोड़ा गया है। इसका अर्थ यह है कि भारत में जो लोग प्राचीन भारत में बता रहा हूँ, जो लोग लिख सकते थे उनको क्या माना जाता था? दैवीय शक्ति माना जाता था, कि उनके ऊपर भगवान का बहुत बड़ा हाथ है, इस तरह से। और जो हमारे यहाँ भारतीय समाज के हिसाब से लिखित भाषा का जो लिखित रूप है उसकी शुरुआत किसने की थी? गणेश जी ने की थी। क्या माना जाता है कि वेद व्यास ने महाभारत का मौखिक उच्चारण किया और गणेश ने अपना एक दांत तोड़कर उसको लेखनी की तरह इस्तेमाल करके लिखित भाषा की शुरुआत करी। ठीक है। अब देखते हैं कुछ। जब सामान्य जन के लिए लेखक एक रहस्य था, एक गुप्त कोड। अच्छा ठीक है, तो सुनो। अधिकतर लोगों के लिए इसे सीख पाना अत्यंत कठिन था। किसको? लिखित भाषा को। इसलिए यह मान्यता बनी कि भाषा के लिखित रूप का निर्माण मनुष्य तो कर ही नहीं सकता, यह ईश्वर द्वारा ही प्रदत्त किया जाता है। यानी कि प्राचीन काल में लोग समझते थे कि जो लोग लिख सकते हैं उनको ईश्वर ने ही प्रदत्त किया है, इसलिए उन्हें दैवी शक्तियों के रूप में देखा जाता था। इसलिए केवल या अधिकतर इसका प्रयोग वे ही कर सकते हैं जो ईश्वर के निकट हों, अर्थात पुजारी या वेदज्ञ। आज भी इस स्थिति को दूसरे रूप में परिणत होते हुए देखा जा सकता है। हम अपने आसपास ध्यान से देखें तो यह पाएंगे कि जो लोग पढ़ या लिखना जानते हैं उन लोगों को अधिक बलवान समझा जाता है, उन लोगों की अपेक्षा जो पढ़ना या लिखना नहीं जानते। ये आप अपने आसपास देखते भी होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है उच्चारित भाषा और लिखित भाषा के भेद, यानी कि टाइप्स। पिछले कुछ सालों में लिखित भाषा और उच्चारित भाषा के भेदों तथा इन दोनों के में परस्पर अंतर संबंधों पर काफ़ी विचार हुआ है। जैसा कि पहले भी विचार किया गया है कि अध्ययनों में उच्चारित भाषा को अधिक महत्व दिया जाता है। समाज में दोनों का स्थान अपनी अपनी जगह क्या है? महत्वपूर्ण है, लेकिन उच्चारित भाषा को क्या बोला जाता है कि वह अधिक मतलब अधिक आवश्यक है हम लोगों के लिए। और लिखित भाषा को मौखिक भाषा का ही रूप माना जाता है, कि जब तक अगर मौखिक भाषा नहीं होती तो लिखित भाषा का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए बोलचाल की भाषा या उच्चारित भाषा में ध्वन्यात्मक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, जबकि लिखित भाषा में लेखनीय इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। ये पहला पॉइंट है इसका। एक मिनट, ये है, यहाँ से किया जाता है। द्रव्यात्मक इकाइयों का संबंध मनुष्य के उच्चारण अवयवों, उच्चारण प्रयत्न, मुख विकर में उच्चारण अवयवों के संचालन, वायु के दबाव और उतार चढ़ाव के साथ जुड़ता है। बोलचाल की भाषा या वाक् के उत्पादन में वायु फेफड़ों से निकलकर बाहर आती है और उस समय अलग अलग उच्चारण स्थान उस वायु के निकलने में रुकावट उत्पन्न करते हैं। इनके आधार पर ही भाषा विज्ञान में स्वर और व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण किया गया है। यानी कि जो उच्चारित भाषा है उसमें जो हम बोलते हैं वह हमारे जो मुंह की कैविटी है ना, फेफड़ों से जो हवा निकल के बाहर निकलती है, उसमें जो रुकावटें आती हैं, अवरोध आते हैं, उन सब पे डिपेंड करती है। और इसी के हिसाब से स्वर और व्यंजन बनाए गए हैं। यानी कि जिन जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें अपने मुंह के किसी भी पार्ट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, उनको बोलते हैं स्वर। जैसे कि ए ऐसा करके आप कभी ट्राई भी करना। स्वरों को बोलने के लिए हमें अपने मुंह के किसी भी पार्ट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, लेकिन व्यंजन जो होते हैं उसके लिए हमें अपनी कभी होठों को बुलाना पड़ता है, कभी जीभ को अपने मुंह में ही टच करना पड़ता है कहीं ना कहीं। ये है, तो इसको आप चेक कर सकते हो अपने आप भी। जितने भी स्वर होते हैं इनके उच्चारण में हमें किसी भी तरह के
अब मतलब किसी भी तरह के वो नहीं करनी पड़ती, मूवमेंट नहीं करनी पड़ती अपने मुंह के अंदर। चलो, यह अंतर जो मूलभूत है लिखित भाषा तथा बोलचाल की भाषा में अंतरों का यदि बारीकी से अध्ययन करना हो तो किसी लिखित पाठक की तुलना में औपचारिक बातचीत से की जा सकती है। देखो ये क्या बोल रहा है, लिखित भाषा तथा बोलचाल की भाषा के अंतरों का यदि बारीकी से अध्ययन करना हो तो किसी लिखित पाठ की तुलना अनौपचारिक बातचीत से की जा सकती है। यानी कि जो लिखित पाठ होता है उसकी भाषा बहुत मतलब सिमटी हुई होती है, सजी हुई होती है, बिल्कुल प्रॉपर लैंग्वेज होती है। जो हम बोलते हैं उसमें क्या होता है कि शब्द इधर उधर से आते हैं, हमें समझाने के लिए मतलब कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग हटके शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है, इस तरह से, है ना। ये है आज का एग्जांपल। ये है कि जब हमारे टीचर हमें पढ़ाते हैं स्कूल में तो वो पहले क्या करते हैं, जैसे पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर उसको अपनी लैंग्वेज में हमें डिस्क्राइब करेंगे, समझाएंगे, इस तरह से होता है। चलो, तो अब इसके भेदों को देखते हैं, क्या अंतरों को देखते हैं क्या है। वर्तनी के स्तर पर मुसलमान मुसलमान, कलयुग कलयुग, तजरिबा तजुर्बा, है ना, मद्रास मद्रास, है ना, पहिराव पहनावा, सरदार सरदार। ये देखो, अब देख रहे हो ना यहाँ पे, ये लिखने का तरीका अलग है, उनको बोलने का भी अलग होता है, इस तरह से होता है। उच्चारित क्रिया के रूप में कहे, कहे गए, है ना, कहे का मतलब होता है कहे गए, पूछेंगे पूछेंगे, देख पढ़ते हैं, जान पढ़ते हैं, इस तरह से क्या होता है, लिखने में बोलने में थोड़ा फ़र्क आ जाता है, इस तरह से। अन्य प्रयोग, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखने में उच्चारित भाषा के रूपों का अपना भिन्न संप्रेक्षण जन्य स्थिति उत्पन्न करते हैं। यानी कि जो लिखने में उच्चारण भाषा के जो रूपों का आना, मतलब जब भी हम लिखते हैं उसमें उच्चारित भाषा के जो रूप हैं उनके आने को अगर हम दर्शाते हैं तो बहुत कठिनाई होती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, कभी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, कभी स्पेस छोड़ते हैं, है ना, कभी उसको बोल्ड करके लिखते हैं, इस तरह से। लेकिन लेखन में बोलने में क्या है, कुछ भी नहीं, अपनी आवाज़ तेज़ कर दी मतलब कि हम गुस्से में हैं, आवाज़ धीमी है मतलब हम विनम्र हैं, इस तरह से हम दर्शाते हैं। इन्हीं चीज़ों को इसमें क्या है, बुकिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ भी सकते हो, कोई वैसी बात नहीं है, सब बातें सारी सेम ही मिलेंगी आपको इसमें भी। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, संदेश, अच्छा ठीक है। ये संदेश में है जो हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं इसको। वक्ता है, फिर संदेश है, फिर श्रोता है, संदर्भ है ना, कोडिंग होती है, सब हम क्या है फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं। पहले वक्ता होता है, फिर वक्ता एक संदेश को तैयार करता है, संदेश के लिए एक श्रोता चाहिए होता है, एक संदर्भ चाहिए होता है। संदर्भ यानी कि किस स्थिति में हम लिख रहे हैं इस बात को। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको कि अगर हम की दीवार पर कील ठोक रहे हों और कोई अगर वो हथौड़ा हमारे हाथ में लग जाए तो हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो हमारे संदर्भ के अकॉर्डिंग निकलते हैं। यानी कि अगर हम अपने घर में होंगे तो हमारे मुंह से आह या अरे मम्मी लग गई, इस तरह से शब्द निकलेंगे। यदि हम मित्रों के साथ होंगे तो हमारे मुंह से अपशब्द भी निकल सकते हैं, कोई गाली भी हो सकती है, इस तरह से। और कोड यानी कि कोडिंग जो हम उसको डिकोड करते हैं उस तरह से होता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम अब। ये क्या है, वो तो ठीक हो, दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो है। अगला है उच्चारित और लिखित भाषा की विशेषताएं। अभी हमने यह जाना कि लिखित भाषा अपनी प्रकृति में स्थायी होती है। लिखित भाषा जो है स्थायी होती है, यानी कि जो हमने लिख दिया वही एक स्थायी प्रमाण बन चुका है, उसको हम डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं। जबकि उच्चारित भाषा अस्थायी होती है, यानी कि मैंने आपको कुछ समझाया, अगर आप अपने मित्र को यही बात बताएंगे तो हो सकता है कि आपसे कुछ बातें छूट जाएँ, कुछ एक्स्ट्रा बोल दो, आप थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल दो, इस तरह से। स्थायी होने से हमारा तात्पर्य यह है कि जिस भाषा में कुछ भी लिख दिया जाता है वह दस्तावेज बन जाता है। इस लिखित रूप को हम अनंत काल तक सुरक्षित रख सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि लेखन संप्रेक्षण के क्षेत्र को व्यापक विस्तार दे सकते हैं। यानी कि न्यूज़पेपर छपते हैं एक जगह पे, वो पूरी शहर में बांट दिए जाते हैं, इस तरह से बोलना चाह रहा है ये। लेकिन आजकल क्या है, रेडियो की तरफ से या तरंगों की तरफ से हम रेडियो वेव सैटेलाइट की वजह से की मदद से अपनी वाक को, यानी कि अपनी स्पीच को, अपने उच्चारण को भी दूर दूर तक भेज सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है आज के समय में, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। हाँ, यह भी ध्यान देने की बात है कि मौखिक और लिखित भाषा की विशेषता की तुलना संभव हो पाती है जब लिखित संदेश देना संभव हुआ तो संदेश वाहक की मध्य स्थिरता समाप्त होने लगी। अच्छा, क्या होता है कि जैसे मान लो हमने कहीं संदेश भेजा,
लिखित रूप में, तो कोई डाकिया लेके जाएगा उसको चिट्ठी को, तो वो उसको पढ़ भी नहीं सकता और वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चाहे वह कितनी भी दूर हो पहुंच जाता है। लेकिन यदि हम अपने मौखिक रूप में किसी को संदेश पहुंचाते हैं तो जिसको हमने बोला वो भी सुनेगा, और जिसके सामने वो आप संदेश को डिलीवर करेगा पहुंचाएगा वो भी सुन लेगा उस बात को। या हम ही कहीं खड़े होकर बात करते हैं तो हमारी बातों को कोई भी सुन सकता है, यही कहना चाह रहा है। तो अब क्या है, अब टेलीफोन वगैरह आ गए हैं तो अब तो ऐसा कुछ पॉसिबल है ही नहीं, अपने आप कर सकते हो बातें आप। मौखिक संप्रेषण पूर्णतः संदेशवाहक पर निर्भर करता था पहले, है ना। संदेशवाहक की सीमा के कारण थोड़ा बहुत बदल भी जाता था। जैसे कि मान लो मैंने आपसे बोला कि आप राहुल को ये बोल देना, कुछ बात मैंने बोली, तो आप जब राहुल को बोलोगे तो उसमें थोड़े शब्दों का गमन भी हो सकता है, कुछ शब्द एक्स्ट्रा भी बोल सकते हो। ये क्या है, बहुत कॉमन सी बातें हैं, ठीक है। हाँ, अगर हम साहित्य की वाचिक परंपरा को देखें तो यह स्पष्ट होता है कि मौखिक रूप से एक से दूसरे तक पहुँचते-पहुँचते साहित्यिक संदेश और उसकी संरचना में बहुत बदलाव आ जाता है ना? लिखित संदेशों में संदेशवाहकों द्वारा हज़ारों मील तक पहुँचाया जा सकता है, जो कि स्वयं नहीं जानता कि संदेश क्या है, वही मैंने बात आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। अगला है पदबंधित लेखन लेखन यानी कि फ्रेज़्ड। किसी भी अन्य उस साधन की तरह है जो मानव की शक्ति का विस्तार करता है। लेखक की आविष्कार लेखन के आविष्कार ने अनेक सामाजिक ज़रूरतों की आपूर्ति को संभव बनाया। भाषिक व्यवहार की उसने नई दिशाएं खोलीं और सामाजिक संप्रेक्षण तथा आर्थिक परिवर्तन में अपनी व्यापक भूमिका निभाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा लिखित भाषा की इकाइयाँ जैसे वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, अनुच्छेद आदि विराम चिन्हों और एक निश्चित विन्यास द्वारा स्पष्टता के साथ उल्लेखित रहती है। उधर बोलचाल की भाषा में इतनी सहजता, स्वाभाविकता तथा तीव्रता से उत्पन्न होती है कि इस भाषा रूप में संरचनागत जैसी जटिलता तथा कसाव आना एक प्रकार से असंभव ही होता है। यही नहीं, कोई वक्ता बोलने से पहले जटिल संरचनाओं की पूर्व संकल्पना कर के भी बोलना चाहे तो वह इन जटिल संरचनाओं को ठीक है, उसमें क्या है कि जैसे मान लो हम कुछ लिखना चाहते हैं तो हमें भाषा का ज्ञान होना चाहिए, है ना। लेकिन अगर हमें सिर्फ बोलना ही बोलना है तो हमें इतनी ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, हम कुछ बातें इशारे में बोल देंगे, कुछ बातें मतलब शब्दों से बोल देंगे, इस तरह से होता है। और हमें लिखने बोलते समय कम शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है ऐसे। यही कारण है कि बोलचाल की भाषा में प्राय शिथिल संरचना को देखने को मिलती है। जैसे कि अगर मान लो हमें बोलना है कि ज़रा रुको, हमें ऐसे बोलना है, तो अगर हम इसको बोलना है ज़रा रुको लेकिन गुस्से में बोला है, अब हमें इसे लिखित रूप में लिखेंगे तो हमारी किस तरह की वर्तनी होगी, हमें लिखना होगा गुस्से से बोला ज़रा रुको, तो शब्द बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इस तरह से कहना चाह रहा है। और जब लिखित भाषा को हम लिखते हैं तो हमें उसमें एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है, कभी स्पेस देना पड़ता है, कभी कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट बनाने पड़ते हैं, है ना, कभी फुल स्टॉप, कभी क्वेश्चन मार्क बनाना पड़ता है, इस तरह के साइंस हमें दिखाने पड़ते हैं, कभी फुल स्टॉप, कभी क्वेश्चन मार्क, है ना, इस तरह से। लिखित भाषा की संरचना में हमें हमेशा एक क्रमबद्धता दिखाई देती है। अच्छा, लिखित भाषा की खासियत ये भी है कि इसमें क्रमबद्धता होती है, यानी कि हमें ग्रामर का भी पूरी तरह इस्तेमाल करना पड़ता है, क्रमबद्धता होती है, एक सीरीज चलती है, उसके हिसाब से हमें काम करना होता है। ऐसे नहीं कि अपने मर्जी से कुछ भी लिख दिया, कहीं भी लिख दिया, तो वह क्या होगा, शुद्ध रूप नहीं होगा। कर्म, कर्ता, क्रिया, है ना, यथास्थान प्रयुक्त तो होते हैं, परंतु बोलचाल की भाषा में आपको प्राय यह क्रम विखंडित मिलेगा। लिखित भाषा में ऐसा प्राय नहीं होगा कि विशेषण संज्ञा के बाद, क्रिया विशेषण के बाद, इस मतलब क्या है कि उच्चारित भाषा में हमें ग्रामर का इस्तेमाल बहुत कम करना पड़ता है, व्याकरण का इस्तेमाल बहुत कम करना पड़ता है, जो कि अगर हम लिखने बैठेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, ग्रामर का, व्याकरण का बोध होना आवश्यक है हमारे लिए। अच्छा, इसमें वो दिया हुआ है, अच्छा कुछ इसमें उदाहरण दे रखे हैं, इसको आप पढ़ सकते हो अच्छी तरह से डिटेल में। इसमें बताया कि बोलचाल की भाषा की विशेषता यह भी है कि चूंकि यहाँ वक्ता और श्रोता परस्पर एक दूसरे के सम्मुख होते हैं, है ना, तो संप्रेष्य को संदर्भ में ही समझा जा सकता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक आदमी बोलता है कल चलेंगे, मैं टिकट लेके आता हूँ, दूसरा बोलता है ठीक है, कहाँ मिल रहे हो। तो इसमें क्या हुआ कि अब हम तुम तो नहीं जानते उनको,
वो कौन सी टिकट की बात कर रहे हैं, क्या किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों अब एक दूसरे के सामने खड़े हैं तो उस संदर्भ को अच्छी तरह भली भांति समझते हैं, है ना। लेकिन लिखित भाषा में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अगर हम किसी को लेटर भेजते हैं तो वो कई दिनों बाद जाके तो पहुंचता है इस तरह से। चलो अगला है, बोलचाल की भाषा तो परस्पर आदान प्रदान है। यह बोधन के अंतर्गत को तुरंत स्पष्ट कर लिया जाता है, यानी कि जो बोलचाल की भाषा है ये परस्पर आदान प्रदान तो है, और यहाँ बोधन के अंतराल को क्या है तुरंत स्पष्ट कर दिया जाता है। परंतु लेखन में तो लेखक को ही इस अंतराल के विषय की पूर्ण संभावना होती है। जैसे मान लो कोई लेखक है, उसने कोई पोएट्री लिखी है, कोई कविता लिखी, अब उसने किस संदर्भ में लिखी है इस बात को सिर्फ वह गायक ही मतलब जो पोएट है, जो कवि है, वही बता सकता है ना। अब मान लो मैंने किसी को कोई लेटर लिखा कि मैं नहीं आऊँगा, मतलब वो मैसेज लिखा मैं नहीं आऊँगा, मैं किस संदर्भ में बोल रहा हूँ किसको क्या पता, है ना, इस तरह से। उदाहरण के लिए अच्छा ये उदाहरण का नहीं देखता, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखित भाषा में विविध प्रकार की कपितय विशिष्ट अभिलक्षण पाए जाते हैं जो मौखिक भाषा में नहीं दिखाई देते। उदाहरण के लिए विराम चिन्ह, है ना, विविध प्रकार के लेखनीय आकृतियाँ, तरह तरह के रंगों का प्रयोग आदि ऐसी युक्तियाँ हैं जिनका प्रयोग लेखन को व्यवस्थित और आकर्षक बनाता है, लेकिन ऐसा उच्चारित भाषा में नहीं होता है। बोलचाल की भाषा में तो केवल खंडेतर अभिलक्षणों जैसे कि सुर, तान, लय, है ना, बालघात, संहिता आदि को ही आधार बनाया जा सकता है, और कविता लेखनीय युक्तियों को इन्हीं के मध्य से व्यक्त करने का प्रयास किया जाता है। जब कोई विशिष्ट बात कहनी होती है या किसी विशिष्ट बात पर किसी का ध्यान आकर्षित करना होता है तो लेखन में प्राय उस वाक्य को रेखांकित कर दिया जाता है, यानी कि अंडरलाइन कर दिया जाता है किसको, जब किसी बात पर विशेष ध्यान दिया जाने वाला हो। इसको हम हाईलाइट भी करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, या किसी और अन्य कलर के पेन से लिखते हैं। जबकि मौखिक भाषा में इसे आवाज़ में तेज़ी लाकर व्यक्त किया जाता है। आवाज़ अगर ज़ोर से बोला है, तेज़ी से बोली तो गुस्सा है ना, और विनम्र आवाज़ में बोला यानी कि सॉफ्टली बोला है तो इंसान क्या है, प्रेम से बुला रहा है, इस तरह से। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक लिखित भाषा और बोलचाल की भाषा के शब्दकोश तथा व्याकरण अच्छा प्रश्न है, अच्छा सॉरी, ये क्या है, जहाँ तक लिखित भाषा और बोलचाल की भाषा के शब्दकोश तथा व्याकरण का प्रश्न है, इन दोनों में भी पर्याप्त भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। प्रत्येक भाषा में कुछ संरचनाएं ऐसी मिलती हैं जिनका प्रयोग केवल लिखित भाषा में तो संभव है, मौखिक में नहीं है। हिंदी में भी अनेक उप वाक्यों से मिलकर बने जटिल संयुक्त वाक्य लेखन देखे जा सकते हैं, पर बोलचाल की भाषा में इनका प्रयोग ना के बराबर होता है। जैसे माँ के द्वारा नौकरानी से बच्चे को दूध पिलवाया गया, राम के द्वारा इस चारपाई पर सोया जाता है, इस तरह से, है ना। ऊपर दिए गए वाक्यों में व्याकरण की पुस्तकों में तो आप इस प्रकार के वाक्यों को देख सकते हैं, इन वाक्यों को, परंतु सामान्य बोलचाल में आप ऐसे वाक्यों को कभी नहीं देख सकते। जैसे कि छात्रों को अध्यापक द्वारा निबंध लिखवाया गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। अब है, माँ ने नौकरानी से बच्चों को दूध पिलवाया, है ना, राम इसी चारपाई पर सोता है, ये तो ना इस तरह से हम बोलते हैं। और लिखा कैसे है, माँ के द्वारा नौकरानी के बच्चों को दूध पिलवाया गया, नहीं गलत है। अब मैं कैसे, अब गलत नहीं है, मतलब लिखित रूप है वो, और सही रूप क्या है, हम बोलते कैसे हैं उसको, उसका मौखिक रूप ये है कि माँ ने नौकरानी के बच्चों को दूध पिलवाया, बस खत्म बात, सिंपल सी है। लेकिन लिखने में क्या होता है, हमें अधिक शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसको देखना पड़ता है ना, यही बात है बस सारी। बोलचाल की भाषा की तुलना में लिखित भाषा अधिक जटिल, विविधतापूर्ण, रूढ़ तथा औपचारिक होती है। लिखित भाषा में ही हमें अनेक प्रयुक्तिपरक रूप दिखाई देते हैं। मौखिक भाषा की तुलना में यह अधिक संशोधित भाषाई रूप है। बोलचाल की भाषा में तो जो मुंह से निकल गया वही अंतिम है, परंतु लेखन में तो अगर कोई लेख गलत भी रहता है तो उसको हम बार बार पढ़कर संशोधित भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्या मौखिक रूप भाषा में संभव है, नहीं है, यही कहना चाह रहा है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम ये भी कुछ एग्जांपल दिए हुए, इनको पढ़ सकते हो आप। इसी प्रकार समाज में अनेक ऐसे कार्यकलाप, अवसर एवं
कार्यक्रम होते रहते हैं जब औपचारिकता का निर्वहन लिखित भाषा के माध्यम से ही संभव हो पाता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद प्राय उस व्यक्ति के परिचितों, मित्रों, है ना, एवं सहकर्मियों द्वारा शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने की औपचारिकता का निर्वहन इस प्रकार के वाक्यों को लिखकर किया जाता है, जैसे कि श्री, उस व्यक्ति का नाम जिसके घर में कोई मृत्यु हुई या शोक का अवसर है, के आकस्मिक निधन के अवसर पर जिस परिवार ने भेजा है कि सभी सदस्य हार्दिक शोक एवं संवेदना व्यक्त करते हैं तथा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह शोक संतप्त परिवार को सांत्वना प्रदान करे। इस तरह से, है ना, जैसे कोई अब आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, हम क्या करते हैं, रेस्ट इन पीस, लेजेंड, इस तरह से करते हैं, ओम शांति, इस तरह के क्या करते हैं, कमेंट्स डालते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, हमें एक पत्र भेजना होता था, शोक पत्र, उसमें हमें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता था, इस तरह की हमारी शैली होती थी पूरी। ये कहना चाह रहा है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो अगला है हमारा उच्चारित भाषा के प्रकार। सामाजिक संप्रेक्षण की दृष्टि से भाषा का उच्चारित रूप अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। प्रसिद्ध आधुनिक भाषा वैज्ञानिक सस्यूर के बाद से पिछले कुछ सालों तक भाषा अध्येताओं ने केवल उच्चारित भाषा पर ही बल एवं ध्यान दिया है ना। बोलचाल की भाषा, वाक या उच्चारित भाषा को महत्व देने के पीछे उनके कुछ प्रमुख कारण रहे हैं। मानव के संप्रेक्षण व्यापार में उच्चारित भाषा ही अनुकूल मूलभूत भाषा रूप होती है। सही क्या बोल रहा है, मानव के संप्रेक्षण व्यवहार में उच्चारित भाषा ही मूलभूत भाषा रूप होती है। ठीक है, किसी भी भाषा समाज में भाषा बोलने वालों की संख्या भाषा लिखने वालों से अधिक होती है। अतः ऐसा भी कहा जा सकता है कि उच्चारित भाषा रूप का भौगोलिक क्षेत्र विस्तृत होता है और इसके विविध रूप भाषा समाज में विवर्तः मिलते हैं। आज हिंदी भाषा को ही अगर देखें तो वह पूरे भारत में अलग अलग तरह से बोली जाती है। अपनी अधीनस्थ बोलियों के बीच बोली क्षेत्र में उसका क्षेत्रीय रूप प्रचलित है ना। भारतीय भाषाओं के बीच उसका संपर्क भाषा के रूप में मिश्रित रूप प्रचलित है, यानी कि कुछ हम जैसे कि मराठा और हिंदी को मिक्स करके बोल देते हैं मराठी हिंदी, इस तरह से होता है ना। तो इसलिए उच्चारित की भाषा जो है वो उच्चारित भाषा जो है वो ज़्यादा प्रचलित है, इसलिए कुछ लेखक जो है उच्चारित भाषा पर अधिक बल देते हैं। उच्चारित भाषा प्रकार्य के साथ अंग विक्षेप यानी कि बॉडी लैंग्वेज, है ना, और चेष्टाओं की भी सहायक भूमिका होती है। अच्छा, उच्चारित भाषा में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बोलते समय हम अपनी हथेली और उंगलियों का कितना प्रयोग करते हैं, इस तरह चेहरे के हाव भाव का भी हम बोलते समय सहयोग लेते हैं, है ना। सहमति, असहमति में सिर हिलाना, भौं चढ़ाना, आश्चर्य और क्रोध व्यक्त करने के लिए आँखों की तरह तरह से आँखों का अलग तरह तरह से उपयोग करते हैं, इस तरह की बातें हैं। अब देखते हैं, उच्चारित भाषा एक वैकल्पिक यथार्थ है, यानी कि एक वैकल्पिक क्या है, ऑप्शन है। भाषा समाज का प्रत्येक व्यक्ति इसका प्रयोग करता है, यानी कि उच्चारित भाषा जो है एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट ऑप्शन है जिसका जो है भाषा जगत में हर व्यक्ति क्या है उपयोग करता है। भाषा प्रकार्यों और प्रयोग क्षेत्र के विस्तार के कारण उच्चारित भाषा जो है विषम रूपी होती है। उच्चारित भाषा से ही लिखित भाषा जन्म लेती है। उच्चारित भाषा में कोड मिश्रण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। उच्चारित भाषा समाज में प्रतिष्ठा का कारण नहीं बनती, प्रतिष्ठा लिखित भाषा को ही मिलती है। उच्चारित भाषा का प्रयोग आत्मीयता का द्योतक होता है। उच्चारित भाषा का प्रयोग औपचारिक संदर्भों में होता है ना। उच्चारित भाषा में विकल्पन लिखित भाषा की तुलना में अधिक होते हैं, यानी कि उच्चारित भाषा में जो विकल्प होते हैं किसी भी शब्द के लिए वो अधिक होते हैं लिखित भाषा के मुकाबले। उच्चारित भाषा में व्यक्ति अपने परिवेश में उच्चारित भाषा को जो है व्यक्ति अपने परिवेश, अपने एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग क्या करता है, अपने आप सीखता है, स्वतः सीखता है। उच्चारित भाषा ही व्यक्ति के समाजीकरण का माध्यम होती है, यानी कि जब व्यक्ति समाज से जुड़ता है तो उच्चारित भाषा से ही अधिक तरह से जुड़ता है, अधिक योगदान उच्चारित भाषा का होता है। अब आता है
लिखित भाषा के प्रकार है। ये क्या है? स्मृति में सहायक है, यानी कि मेमोरी सपोर्टिव है। अगर हमें कुछ बात याद रखनी हो तो हम उसका नोट्स बनाते हैं हमेशा, आपने भी देखा होगा। अगर हम सिर्फ पढ़ के छोड़ देंगे तो हम उसको 1 घंटे बाद या 1 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद भूल जाएंगे। इसलिए क्या है, मेमोरी में सहायक है। संप्रेक्षण क्षेत्र का विस्तार, यानी कि संप्रेक्षण जो है, हम पहले, अब तो चलो सोशल मीडिया का ज़माना है, पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, लिखित भाषा जो है उसके समाचार पत्र छपा करते थे, उनको फिर पूरे शहर में, क्षेत्र में पहुंचाया जाता था। इस तरह से क्या हुआ था, संप्रेक्षण क्षेत्र का विस्तार हुआ था, है ना। अगला है प्रसारण के माध्यम, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। लेखन का यह कार्य संदेश को भेजने वाले से दूर पहुंचाने में सामर्थ्य बनाता है ना। ये बहुत तरह के होते हैं इसमें। जैसे कि हमारी क्या होती है, कोई किताब छपती है, उसको फिर हम क्या करते हैं, कहीं सिर्फ जो किताब छपती है, मान लो दिल्ली में कोई, दिल्ली का कोई राइटर है, उसने किताब छापी, क्या तो वो सिर्फ दिल्ली में मिलेगी? नहीं, वो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी मिल सकती है, पूरे इंडिया में कहीं भी मिल सकती है, उस किताब की, उस लेखक की पॉपुलैरिटी के ऊपर। अगला है सामाजिक नियंत्रण। लेखन के स्वाभाविक स्थायित्व का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि उसमें सामाजिक व्यवहार को नियमित और नियंत्रित करने की शक्ति होती है। यदि आप सरकारी कार्यालयों में कामकाज को देखें तो आप यह मुझे लिखित रूप में दीजिए जैसी अभिव्यक्तियों का प्रयोग मिलेगा और मिलता है हमेशा। क्यों? क्योंकि क्या है, जो लिखित भाषा है उसका नियंत्रण ज़्यादा है मौखिक भाषा के अकॉर्डिंग। अगर हमें किसी भी व्यक्ति की बात को सीरियसली लेना है तो हम क्या करते हैं, लिखित रूप में लेते हैं। हम ज़मीन खरीदते हैं तो क्या करते हैं, उसको लिखित रूप में लेते हैं कि हाँ भी उसकी रजिस्ट्री करवानी है हमें, इस तरह से। अगला है प्रतिक्रियाएं। भाषाई संप्रेषण को वाक्य की सीमाओं से स्वतंत्र करने के लिए कई प्रकार के स्वामित्व प्रतिक्रियाएं निर्मित की। उदाहरण के लिए पत्र और वसीयतों के निर्धारित व्यक्ति, जो पत्र और वसीयत होती है वो किसी निर्धारित व्यक्ति के लिए होती है, इसमें पूरा समाज नहीं देख सकता इसको, इस तरह से। जैसे कि कोई निर्देश पुस्तिका, पाठ विद्याएं, कढ़ाई बुनाई के नमूने आदि किसी विशिष्ट पाठक वर्ग को संबोधित नहीं होती, लेकिन यदि हम इनके अनुसार प्रतिक्रिया करें तो यह हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, इस तरह से। अगला है सौंदर्य शास्त्रीय प्रकार्य, एस्थेटिक फंक्शंस। साहित्य शब्द साहित्य को कला माध्यम के रूप में सामने लाता है। इसमें संदेह नहीं है कि साहित्य की मौखिक परंपरा भी होती है। अपने कवि सम्मेलनों में, मुशायरों में मौखिक रूप में कविताएं सुनी होंगी। पिछले कुछ वर्षों में साहित्य की वाचिक परंपरा तथा उसकी भाषिक अभिव्यंजना को लिखित साहित्य की तुलना में देखने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। आज ही रचना में भाषा के मौखिक और लिखित रूप की पड़ताल भी की जा रही है। आपने देखा होगा कि किसी कहानी या उपन्यास की प्रकृति आदि का विवरण देते हुए रचनाकार भाषा के लिखित रूप को मानकता से अच्छा है, इसमें पता है क्या बोलना चाह रही है। जैसे मान लो कोई संस्कृत का उपन्यास है, अब क्या हम उसको सिर्फ संस्कृत, जिन लोगों को संस्कृत आती है वही पढ़ सकते हैं उसको तो, लेकिन अब क्या होता है आजकल, उसका अनुवाद मिल जाते हैं हमको हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, हर उसमें मिल जाते हैं। तो जो लोग हिंदू धर्म से नहीं है, जो संस्कृत भाषा से नहीं जुड़े हुए हैं, वो लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में या हिंदी में क्या करते हैं, गीता या कुरान जैसी किताबों को पढ़ लेते हैं और वो क्या करते हैं, उन्हें वेदों का ज्ञान हो जाता है, इस तरह से। अब आते हैं बोलचाल की भाषा का लिप्यांकन। तो अगला हमारा पॉइंट है बोलचाल की भाषा का लिप्यांकन। तो लिप्यांकन के बारे में समझते हैं अभी हम। ये बोलचाल की भाषा और लिखित भाषा का अंतर उस समय और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है जब बोलचाल की भाषा की ध्वनियों का लिखित भाषा में लिप्यांकन करने का प्रयास किया जाता है। लिप्यांकन का मतलब है उसको लिखने की कोशिश या उसको कहीं पे उतारने की कोशिश। तो जब जो हम बोलचाल की भाषा और लिखित भाषा में जब अंतर करते हैं, उस समय अधिक अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाता है जब हम क्या करते हैं, उन दोनों को नहीं, लिखित भाषा को, यानी कि जो लिखित भाषा में बोलचाल की भाषा का लिप्यांकन करते हैं, ये बोलचाल की भाषा को लिखने का प्रयास करते हैं। उस समय क्या होता है, इन दोनों का अंतर अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है। अब स्पष्ट कैसे होता है ये आगे समझते हैं। उच्चारित भाषा में कुछ ऐसी रचनाएं होती हैं जिनको लेखन में शब्दों में लिख कर ही व्यक्त किया जा सकता है। आपने नाटक, कहानी, उपन्यास में देखा होगा कि उच्चारित भाषा की इन चेष्टाओं को वह
रोते हुए आया, है ना, वह जोर से हंसने लगा के रूप में लिखकर व्यक्त किया जाता है। लेकिन इस प्रकार की सभी क्रियाएं, यानी कि जो क्रियाएं हैं, रिएक्शंस हैं, में किस किस प्रकार की ध्वन्यात्मक विशेषताएं निहित हैं। ठीक है, उन्हें लिखित शब्दों में व्यक्त कर पाना बड़ी ही कठिन कार्य होता है। देखो, बोलचाल की भाषा में इनको बोलना बहुत आसान है, लेकिन उस चीज़ को, जैसे मान लो मैं ज़ोर से हंस रहा हूँ, तो इसको तुमने मेरे को देख लिया, मैं समझ गया, फिर आपने मेरी आवाज़ सुनी तो सब समझ गए। लेकिन इस बात को लिखित भाषा में इसका लिप्यांकन करना थोड़ा कठिन कार्य होता है। मैं कितनी ज़ोर से हंसा, है ना, ये मेरी हंसी असली है नकली है, या मैं ज़ोर से रोने लगा, रोते हुआ आया, इस तरह से। तो ठीक है। उदाहरण के लिए, जब कोई रोता है तो वह कैसे रोता है, धीरे धीरे या ज़ोर से, चीख कर, हिचकिचाए, मतलब हिचकियाँ लेकर रोता है ना, सुबक सुबक कर रोता है, इस तरह की रोने के तरीके होते हैं ना, उस तरह से। हम मौखिक भाषा में तो सुन सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम मौखिक भाषा में सुन तो सकते हैं, लेकिन इन्हें लेखन के माध्यम से व्यक्त करने के लिए लिखित भाषा में कोई साधन नहीं है। रोना, हंसना के अलावा चीखना, चिल्लाना, डांटना, झगड़ना, बड़बड़ाना, बुदबुदाना, आहें भरना, हकलाना, नाक से बोलना आदि ना जाने कितनी इस प्रकार की ऐसी क्रियाएं हैं, चेष्टाएं मतलब रिएक्शंस हैं, जिनका संबंध एक और हमारी शारीरिक मानसिक अनुक्रिया के साथ जुड़ होता है। जैसे रोने में आंसू आना, चेहरा पीला पड़ना, आंखें सूजना, नाक लाल होना। तथा दूसरी ओर इनका संबंध उच्चारण पक्ष से जुड़ा होता है। जैसे रोने के समय तरह तरह की आवाज़ों के साथ धीमी या तेज़ गति से रोना। इन सभी चेष्टाओं, अनुक्रियाओं की उच्चारणात्मक प्रकृति को यथावत लेखन में अभिव्यक्त कर पाना कठिन है। तो यहाँ पे हम अंतर समझ सकते हैं। रोते समय हम किसी को जब सुनते हैं तो हम कई प्रकार की उसकी रिएक्शंस होते हैं, चेष्टाएं होती हैं, लेकिन हम लिख क्या पाते हैं कि वह जोर से रोया, धीरे रोया। तो लिखित भाषा में उच्चारित भाषा का बहुत ज़्यादा अभाव देखा जाता है, उच्चारित भाषा के शब्दों का। आगे देखते हैं। फिर भी सृजनात्मक साहित्य में मौलिकता लाने के लिए लेखक अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं कि उच्चारित भाषा की अधिकांश विशेषताओं को जहाँ तक संभव हो सके लिखित भाषा में ही व्यक्त कर सकें। तो जो लेखक होते हैं हमारे, वो सृजनात्मक साहित्य में मौलिकता लाने के लिए, यानी कि रियलिटी लाने के लिए करते हैं, अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उसमें जो हमारी लिखित उनका जो लेख है उसमें उच्चारित भाषा का प्रभाव अच्छी तरह दिख सके, उसमें रियलिटी आ सके, मौलिकता आ सके। ठीक है, इसके लिए लेखक तरह तरह की लेखनीय तकनीकें अपनाते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार अमृतलाल नागर ने अपने उपन्यास करवट में उच्चारित भाषा के वैशिष्ट्य को लिखित भाषा में, अच्छा ये इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें देखो लिखा हुआ है, घबरा कर झल्ला उठे, है ना, आंखें निकाल कर पूछा, इस तरह के होते हैं ना। तो ऐसे रिएक्शंस को हम आमतौर पर देखते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन लिखित रूप में उनको व्यक्त करते हैं कौन, लेखक, जिससे उनके उसमें मौलिकता आ सके, एक तरह से रियलिटी दिखाई दे सके, है ना। गिड़गिड़ा कर बोला, धीरे से पूछो, सुना है साहब बहादुर, इस तरह की एग्जाम्पल है। कोई लेखक हैं, ये नाम है इनका वैशिष्ट्य, इनका नाम है अमृतलाल नागर। इन्होंने ये इसके मतलब अपने लेख में इन शब्दों का इस्तेमाल किया है ताकि उनके जो उनका जो वाक्य है, उनका जो लेख है, वो रियल लग सके, लोगों को सुनने में उसमें स्वाद आए, लोग उसको इंटरेस्ट के साथ सुनने पढ़ें। पहले के समय में क्या होता था कि किताबें ही होती थी जिससे लोग मनोरंजन करते थे। तो अगर लोगों को किताबें पढ़ने में ही अगर आनंद का अनुभव नहीं होगा तो वो किताबें क्यों पढ़ेंगे, क्यों खरीदेंगे। इसलिए लेखक अपनी पुस्तक में, अपने लेख में, अपने नॉवल में क्या करते थे, रियलिटी देने की कोशिश करते थे। अगला है लिखित भाषा पर उच्चारित भाषा का प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार के कुछ उदाहरण हमें अच्छा ठीक है, अब हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि लिखित भाषा में लेखक उच्चारित भाषा के ध्वन्यात्मक प्रभावों को किन किन लेखनीय प्रकारों द्वारा व्यक्त करता है। ठीक है, तो पहला है वर्णात्मक शब्दों या पदबंधों का प्रयोग करना। वर्णात्मक शब्द और पदबंधों का प्रयोग करना। ठीक है, यह लेखक में सबसे सरल और सबसे अधिक प्रचलित तकनीक है। अधिकांश लेखक उच्चारणात्मक प्रभावों को व्यक्त करने के लिए वर्णात्मक या विवरणात्मक शब्दों और पदबंधों का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी के रोने को व्यक्त करना हो तो कहा जाता है कि वह फूट फूट कर रोने लगा, है ना, इस तरह से। तो ये क्या है, पदबंध होते हैं, फूट फूट कर, है ना,
सुबक सुबक कर, इस तरह जोर जोर से, जो दो शब्द एक साथ आते हैं इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। संसार की लगभग सभी भाषाओं के साहित्य में आपको इस प्रकार के उदाहरण मिल जाएंगे, जाहिर सी बात है ना। सभी लेखक अपने लेखन में इस तकनीक का प्रयोग करते हैं। कुछ लेखक अपने वर्णनों को स्पष्ट करने और अर्थपूर्ण और सजीव बनाने के लिए उनमें उच्चारण संबंधी प्रभावोत्पादकता लाने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, यानी कि प्रभाव उत्पादकता लाने के लिए। ठीक है, जैसे कि खामोश, बिल्कुल खामोश, वे ठंडी सांस भर कर कहती, इस तरह के होते हैं। ठीक है। अगला है विराम चिन्हों का प्रयोग। तो जब भी हमें कुछ बोलना होता है, जब हमारी बात खत्म हो जाती है तो हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं इस तरह से। ये होता है फुल स्टॉप। एक होता है कॉमा, इस तरह से छोटा सा यूँ कोई शब्द लिखने के बाद लगाते हैं ना, ऐसे ऐसे लिखा हमने आकाश, लिखने के बाद इसे कॉमा लगा दिया, ये इस तरह से है ना, विराम लिखा फिर इसे कॉमा लगा दिया। तो इस कॉमा का मतलब होता है थोड़ा रुकना, ज़्यादा नहीं रुकना, थोड़ा पॉज देके फिर अगली लाइन बोलनी होती है, इस तरह से। फुल स्टॉप है, विराम चिन्ह है, कई तरह के हमारे कोष्टक होते हैं, इनका इस्तेमाल हम करते हैं किसमें, अपने लेखन में मौलिकता लाने के लिए। अगला है वर्तनी में परिवर्तन। कभी कभी प्रादेशिक प्रभाव व्यक्त करने के लिए और कभी अपने व्यक्तित्व के प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए लेखक शब्दों की वर्तनी में फेरबदल कर देते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन आपको विज्ञापनों में की भाषा में काफ़ी देखने को मिलते रहे होंगे। विज्ञापनों का उद्देश्य लोगों का ध्यान आकर्षित करना होता है। वर्तनी में फेरबदल करके लिखने से लोगों का ध्यान इधर उधर स्वतः चला जाता है। इसके साथ ही जब कोई पात्र किसी अन्य पात्र को चिढ़ाता है, उसका मजाक बनाता है या बोलचाल की भाषा में आए बदलाव को व्यक्त करने के लिए साहित्यकार शब्दों की वर्तनी को बदलते हैं। जैसे उसका उदाहरण देखते हैं क्या होता है। कोई तुतलाकर बोलता है तो तोतली भाषा की अभिव्यक्ति के लिए शब्दों की वर्तनी का स्वरूप बदल दिया जाता है। जैसे कि ताता, हम भी, मलाई, मत्थन थाइंदे, सब किसी बच्चे की दिखाने के लिए उन्होंने किया है। ऐसा हमें विज्ञापनों में और शादी के कार्ड में देखने को मिलता है। आपने देखा होगा, मेरे तातू की शादी में दलूल दलूल आना, इस तरह के वर्तनी में परिवर्तन किया जाता है ना। नाक दबा के बोलना, अब इसको हम लिख तो पाएंगे नहीं, तो कुछ लेखक क्या करते हैं, इसमें अपनी वर्तनी में परिवर्तन करते हैं जिससे लोग उसको ध्यान से पढ़ें कि क्या लिखा है, हंसें उस बात को लेकर। अब कोई आदमी हंसता है तो हमारा ध्यान उस पर अपने आप ही आकर्षित होता है कि क्यों हंस रहा है, क्या बात है, हम भी पढ़ के देखते हैं, इस तरह से। अगला है मोटे गाढ़े अक्षरों में लिखना। इसको बोलते हैं जब हम लेटर को बोल्ड कर देते हैं। अब इसी टेक्स्ट में देखो, ये सारी बातें जो है नॉर्मल टेक्स्ट में लिखी हुई हैं, और ये वाला जिसकी हेडिंग है ये क्या है, मोटे गाढ़े अक्षरों में लिखी हुई है। तो आप इसको पढ़ने से पहले हमेशा इसको प्रेफरेंस देंगे कि हाँ हम इसको पढ़ेंगे पहले। क्यों? क्योंकि ये मोटे और गाढ़े अक्षरों में लिखा है और आपका ध्यान आकर्षित कर रहा है, इसलिए। ठीक है, तो मोटे गाढ़े अक्षरों में लिखना समझ में आ चुका होगा शायद आपको। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है टंकित सामग्री में अंतराल या स्पेस छोड़कर लिखना। ये है जब हमें छोटा मोटा कहीं पे स्पेस देना होता है, मतलब बात को पॉज कर देना होता है, तो हम यहाँ पे इस तरह के डैश 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 करके गैप छोड़ते हैं। ये सारे बोलचाल की भाषा को लिखित भाषा में रियल दिखाने के लिए किए गए प्रयास हैं, उनका प्रभाव है। ठीक है, अगला पॉइंट है वर्ण तथा शब्दों की पुनरावृत्ति। इसमें क्या होता है, जैसे देख देख कर, है ना, हाँ हाँ, ठीक है, जोर जोर से, हाँ हाँ मैं देख लूँगा तुमको, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप देख सकते हो इसके इसमें, देख देख, देख तो, हाँ हाँ, कहते कहते, है ना, 5-7 कदम आगे चली, पुनः बोली, हाँ 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 हाँ, इस तरह से ना एक ही शब्द को बार बार प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, सारांश आ चुका है इसका। तो हमारी जो सेकंड यूनिट थी हमने ख़त्म कर लिया आज। अब इसकी फर्स्ट यूनिट पहले आ चुकी है, सेकंड ये हो गई, थर्ड यूनिट जल्दी आपको मिल जाएगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो आप कर सकते हो, अवश्य ही आपके लिए यूज़फुल होगा, क्योंकि इग्नू की जो मटेरियल है वो अच्छी जगह टाइम से मिलते नहीं है आपको, तो आप यहाँ से पढ़ के अपना काम चला सकते हो। और इनके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो एग्ज़ाम से पहले मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवा दूँगा। आपके लिए सैम्पल पेपर टाइप, मॉडल पेपर टाइप, गैस पेपर टाइप, सब कुछ मैं कोशिश करूँगा लाने की एग्ज़ाम से पहले। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसके असाइनमेंट भी आपको प्रोवाइड करवाऊँ तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, जितनी डिमांड होगी
कमेंट कर सकते हो आप, जितनी डिमांड होगी उस हिसाब से मैं उस पर काम करता हूँ। ये है, ये हमारा फर्स्ट यूनिट खत्म हो चुकी, सेकंड यूनिट खत्म हो चुकी है। अब अगले यूनिट के लिए आप वेट करें, थोड़ा जल्दी आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।